दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में CAPF 2021 में हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी आए हैं वो सारे करेंगे, बट उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए हैं वो सारे भी देखेंगे और साथ के साथ NCERT या किस रेफरेंस बुक से उस क्वेश्चन को लिया गया है वो सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए आप। Who among the following warned his colleagues that the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out? संविधान सभा के किस सदस्य ने ये कहा और अपने कलीग्स के साथ इस चेतावनी दी कि जिस तरह से ब्रिटिश चाहते थे संविधान को बनाना, अपने प्लान्स को लागू करना, एग्जैक्टली वैसी ही हमारा संविधान सभा काम कर रहा है। अब ये देखिए, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 वाली जो बुक है उसका मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आप पढ़िए ध्यान से। द विल ऑफ द पीपल, यानी लोगों की कितनी सहमति थी इस बात को लेके कि हमारा संविधान सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। सो यहाँ पे एक कम्युनिस्ट मेंबर थे, आपको ध्यान रखना है, सोमनाथ लाहिड़ी जी जो थे वो कम्युनिस्ट मेंबर थे। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी, यहाँ पे आप साफ साफ पढ़िए। लाहिरी exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British should like it to be worked out. लाहिरी ने अपने कलीग्स को इस बात के लिए चेतावनी दी कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स चाहते थे उसी तरह से हमारा संविधान सभा काम कर रहा है। अब ये बात इन्होंने क्यों कही, आइए डिटेल में समझते हैं। इसी चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको बॉक्सेस में लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज़ वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स, नोबेल वर्ड्स। सोमनाथ लाहिड़ी ने यह कहा था कि मैं पंडित नेहरू जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने जो कहा है कि जो भारतीय हैं वो ब्रिटिशर्स विल के बिल्कुल भी खिलाफ और अपने स्थिति के अनुसार अपने खुद से जो इंडियन पीपल की विल है उसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान बनेगा। बट यहाँ पे इन्होंने इस बात को कहा है कि जिस तरह से ब्रिटिश प्लान कर रहे थे कि हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा, उसी चीज़ पे हमारा संविधान सभा चल रहा है और आपको बार बार फेडरल कोर्ट के पास दौड़ करके जाना पड़ेगा या फिर डांस अटेंडेंस देना पड़ेगा इंग्लैंड के अंदर। ये बात इन्होंने कही और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनके द्वारा किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि जो फाइनल पावर है वो हमेशा ब्रिटिशर्स के ही हैंड में रहेगी और जो पावर का क्वेश्चन है वो भी फाइनली डिसाइड नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भविष्य है वो कम्प्लीटली हमारे हाथों में नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ दिन पहले पॉइंट आउट किया था, वी हैव फ्रीडम ओनली टू फाइट अमोंग आवर सेल्व्स। हमारे पास सिर्फ आज़ादी है खुद के साथ लड़ने की, एकलौती आज़ादी जो हमें दी गई है वो यही है। यानी इनके द्वारा ये कहा जा रहा था, ये चेतावनी दी जा रही थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ब्रिटिश आइडियाज़ को कम्प्लीटली ना ले ले और इंडियन स्पिरिट जो है उसे ना खो दे। ये बात सोमनाथ लाहिड़ी जी के द्वारा कही गई। तो इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे, आंसर ए है सोमनाथ लाहिड़ी। बट हमारे संविधान सभा में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चली हैं, कुछ बातें काफ़ी गौर करने वाली हैं, उनमें से कुछ एक्सेप्ट्स को NCERT में इंक्लूड किया गया है। तो आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। संविधान सभा के एक बहुत ही सीनियर मेंबर थे NG रंगा। उन्होंने माइनॉरिटीज़ की बात की कि देश के रियल माइनॉरिटीज़ जो हैं वो मासेज हैं इस देश के। इन्होंने माइनॉरिटीज़ के बारे में साफ साफ कहा कि ना ही पाकिस्तान प्रोविंस में हिंदूज़ माइनॉरिटी में है, ना ही सिख्स माइनॉरिटीज़ में है और ना ही मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ में है। इस देश की जो मासेज हैं वो असल में माइनॉरिटीज़ में हैं। और ये बात इन्होंने ये इसलिए कही, दिस पीपल्स आर सो डिप्रेस्ड एंड ओप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड टिल नाउ दैट दे आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑर्डिनरी सिविल राइट्स। इस देश की जो मासेज हैं, जो जनता है, वो इतनी ज़्यादा ओप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, दबी हुई है कि ऑर्डिनरी सिविल राइट्स का भी ये फ़ायदा नहीं ले पा रही हैं। दोस्तों, इन्होंने ट्राइबल लैंड्स की भी बात कही है कि कानून के अनुसार ट्राइबल लैंड्स को कोई ले नहीं सकता, बट फिर भी मर्चेंट्स वहाँ पे जाते हैं और इनसे स्नेच कर लेते हैं लैंड को, बहुत ही ख़राब कीमत पे ये ज़मीन बेचने को विवश हो जाते हैं। और इन्हीं बातों को NG रंगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सीनियर मेंबर थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, कल को ऐसे स्टेटमेंट बन करके आ सकता है कि द रियल माइनॉरिटीज़ इज़ आवर मासेज। ये किनका कहना था? तो ये NG रंगा का था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, उसके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत, उनकी बातें भी गौर करने वाली हैं। इन्होंने ये कहा था, आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज़ एंड विल डू देम ट्रीमेंडस हार्म। यानी जो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचिका की जो बात है वो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में देखने को मिलेगा। उसके बाद माइनॉरिटीज़ पर इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बात कही है।
इनका ये कहना था कि एक बार माइनॉरिटी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगी तो फिर दोबारा इन्हें मेजर सोसाइटी में जुड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिर क्या रह जाएगा? क्या जो माइनॉरिटीज़ है वो हमेशा के लिए माइनॉरिटीज़ ही बन के रहेंगी, या फिर वो हमारे देश के एक इंटीग्रल पार्ट में जुड़ने का प्रयास करेंगी? इन्हीं ये बातें जो है वो गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा रखी गई 27 अगस्त 1947 को डिबेट में। आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बहुत ही प्रमुख, बहुत ही ज़्यादा स्पीच, जो बहुत ही फेमस स्पीच है, उस पर बात कर लेते हैं। इन्होंने ये कहा था कि हमारे देश से ब्रिटिश एलिमेंट तो चले गया है, बट उनके द्वारा जो मिसचीफ है, जो शरारत है, वो छोड़ दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ में, इन्होंने ये कहा कि हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचिका की ज़रूरत है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, बट ये सालों से सुनने का हमें क्या परिणाम मिला? हमारा तो देश ही अलग हो गया, देश दो टुकड़ों में बट गया। क्या आप मुझे एक देश दिखा सकते हो? कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स? सिर्फ एक आज़ाद देश मुझे दिखा दीजिए जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता हो। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। अगर आप एक भी ऐसा आज़ाद देश दिखा देंगे जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम चलता है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यानी ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स के काफ़ी खिलाफ थे, और ब्रिटिशर्स के डेफिनेटली खिलाफ थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविज़न किया था। और इसी के खिलाफ इन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिटिश एलिमेंट है, जो ब्रिटिशर्स की बातें हैं, वो देश से चली गई हैं, बट इनकी शरारत पीछे छूट गई है। वी डू नॉट वांट टू परपेचुएट दैट मिसचीफ हियर व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर एलिमेंट दे हैड नॉट एक्सेप्टेड दैट दे विल हैव टू गो सो सून। यानी जब इस एलिमेंट को, इस बात को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली सिस्टम को जब ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी देश से विदा होने वाले हैं, देश से जाने वाले हैं। दे वांटेड ईट फॉर देयर ईजी एडमिनिस्ट्रेशन। वो चाहते थे कि इससे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरल हो जाए। ये बिल्कुल सही बात है, बट ये अपनी विरासत को छोड़ गए हैं, अपनी शरारत को भी छोड़ गए हैं। ये कहना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आइए आगे पढ़ते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की बातों पर गौर करते हैं। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को बहुत ही हिस्टोरिक स्पीच दी। इन्होंने ये कहा कि वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी। बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर के था कि हमारा जो संविधान है, पहले तो सारी बातें लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा ली गई। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है उससे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को हैविली अडॉप्ट किया, और काफ़ी चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, सभी चीज़ें किसी ना किसी देश से ली गई हैं। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बोला गया कि हम लोग जस्ट कॉपी नहीं करने वाले हैं। हमारे संविधान, हमारे देश की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, हमारे संविधान सभा के अकॉर्डिंग, हमारी जनता के अकॉर्डिंग इसे एडॉप्ट करने वाले हैं और चेंज करने वाले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी ही बातें थी जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए सोमनाथ लाहिड़ी है। आइए इससे रिलेटेड जो पास्ट में और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी PCS 2021 में आया हुआ है। इसमें आपको ये बोला गया है, कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्या आप मुझे एक आज़ाद देश दिखा सकते हैं जहां सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई है? जो ब्रिटिश एलिमेंट है वो देश से चला गया है, बट इन्होंने अपनी शरारत को पीछे छोड़ दी है। ये किनका कहना था? तो अभी मैंने दिखाया, आपको बहुत ही डिटेल में बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे और गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश एलिमेंट है वो तो चले गए हैं, बट उन्होंने अपनी जो मिसचीफ है, ईजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो गलत चीज़ें सोसाइटी के लिए इंट्रोड्यूस की, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रही और इन्होंने अपनी शरारत को छोड़ दिया है। ये चीज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कही गई। डिफरेंट टाइप के लोगों ने डिफरेंट तरह के विचार प्रस्तुत किए थे हमारे संविधान सभा में। जैसे काफ़ी सीनियर मेंबर जो थी हंसा मेहता बॉम्बे से, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने कभी महिलाओं के लिए रिजर्व सीट की डिमांड नहीं की है, ना ही कभी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कही है। वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर प्रिविलेजेस। किसी भी प्रकार की प्रिविलेज हमारे द्वारा नहीं मांगी गई है। बस हमने अगर किसी चीज़ की बात की है तो वह है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। हमें इक्वेलिटी चाहिए सोसाइटी में, ताकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ सोसाइटी में दोनों ही पुरुष और महिलाओं की भागीदारी हो सके। दोस्तों एक ट्राइबल लीडर रहे थे झारखंड से, उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा, और वो काफ़ी इंडियन हॉकी टीम को उन्होंने गोल्ड के लिए भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उन्होंने आदिवासी पर बहुत ही बड़ी बात कही थी, और ये संविधान सभा ने इस पर विचार भी किया। उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी होने के नाते आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लीगल इंट्रिकेसीज ऑफ द रिजोल्यूशन। उन्होंने ये कहा कि आदिवासी होने के नाते मैं कानून के जो इंट्रिकेसीज़ हैं उन्हें नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि हम लोगों हर सारे के सारे लोगों को मिल करके फ्रीडम
के लिए फाइट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग सी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुए हैं। 6000 सालों से डिसग्रेसफुल ट्रीटमेंट हुआ है इनके साथ, और ये बात इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर विचार किया और इस पर काफ़ी बहसें भी हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द डेक्कन सल्तनट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको डेक्कन सल्तनट्स के बारे में बताया गया है और उनके जो क्षेत्र संबंधित है उनके बारे में आपको विचार करने को कहा गया है। निजाम शाही बीजापुर, बारिश शाही बिदार, कुतुब शाही गोलकुंडा और इमाद शाही बेरार। ये तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, बट वहाँ पे मुझे डायरेक्ट चीज़ें नहीं मिली, तो ये मैंने पूनम दलाल दहिया मैम वाली बुक से लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए बहमनी किंगडम का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ वो कई भागों में विभक्त हो गया। जैसे निजाम शाही जो है उन्होंने अहमदनगर पे अपना राज्य स्थापित किया, आदिल शाही बीजापुर में और कुतुब शाही गोलकुंडा में, इसी तरह से इमाद शाही बेरार में, और बारिद शाही थे बिदार से। आपसे नोट करेक्टली पूछा गया था, यहाँ पे निजाम शाही बीजापुर गलत है, क्योंकि निजाम शाही जो है वो अहमदनगर से थे। आप यहाँ पे इसकी डिटेलिंग पढ़ लीजिए। निजाम शाही अहमदनगर के जो थे इनकी स्थापना अहमद बहरी ने की थी और शाहजहां के द्वारा इनके एरिया को, इनके राज्य को कैप्चर कर लिया गया था। आगे आदिल शाही की बात की गई है। आदिल शाही जो बीजापुर के थे, इसकी स्थापना, इस किंगडम की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी, और मोहम्मद आदिल शाह ने दुनिया का दूसरा सबसे जो लार्जेस्ट डोम है गोल गुंबज वो बीजापुर में बनाया था। तो इसका आंसर फिर ए गलत हो जाता है, बाकी के तीनों सही है। हो सकता है इससे रिलेटेड इन फ्यूचर भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि बारिश शाही कहाँ से थे, कुतुब शाही कहाँ से थे, या इमाद शाही कहाँ से थे। ये तीनों बिल्कुल सही है, निजाम शाही अहमदनगर से थे। ये बात गलत दी हुई है यहाँ पे, हमें नॉट करेक्टली पूछा गया था, तो आंसर ए बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Qutub Minar was originally four-storied. Who among the following Delhi Sultans raised the highest to the structure by adding the fifth story? कुतुब मीनार पहले 4 मंजिला था, किस राजा ने उसमें 5वां मंजिल जोड़ा? तो माना जाता है कि जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बट वो सिर्फ कुतुब मीनार 5 मंजिला है और इसमें से जो स्टार्टिंग के 1 मंजिल थे, सिर्फ एक ही मंजिल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद बाकी की जो मंजिलें थी, 2 मंजिल, बाकी की 2 मंजिल को इल्तुतमिश के द्वारा जोड़ा गया था, और इस तरह से 3 मंजिलें हो गई, और जो लास्ट की 2 मंजिलें बची उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। बट ऐसा माना जाता है कि आंधी आने के कारण जो लास्ट की मंजिल है वो गिर गई थी और फिर से उसे दोबारा 5th स्टोरी में ऐड किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, फिरोज शाह तुगलक। 5th स्टोरी को, 5वें मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने ऐड किया था। आइए एनसीईआरटी के जो 6th क्लास की एनसीईआरटी आती है वहाँ पे स्टार्टिंग के ही फिगर में आवर पास्ट जो पार्ट 2 है उसमें, उस बुक में यहाँ पे लिखा हुआ था जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला है। उसके बाद ये बोला गया है कि इंस्क्रिप्शन के बारे में है। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और बाकी की इमारतें इल्तुतमिश के द्वारा लगभग 1229 ईस्वी में। उसके बाद ये डैमेज हो गया लाइटनिंग और अर्थक्वेक के कारण, और इसे रिपेयर किया। बहुत सारे राजाओं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जो आखिरी मंजिल है उसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जोड़ा गया था। ये इसकी इमेज भी दी गई है और यहाँ पे बताया भी गया है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The early 6 gurus were religious preachers and did not interfere in politics, but Guru Arjun extended his good wishes for the rebel Prince Khusro. जो प्रारंभ के 6 गुरुज थे वो जो प्रारंभिक सिख गुरु थे वो बेसिकली रिलीजियस प्रीचर्स थे, यानी वो धर्म से संबंधित चीज़ें प्रीच करते थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस फर्स्ट टाइम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के टाइम पे देखने को मिला, और उसने जो खुसरो जो कि रेबल प्रिंस था उसे अपनी गुड विशेष प्रदान की। दूसरे कथन में ये बोला जा रहा है कि जो गुरु अर्जुन देव है उन्होंने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया कि जो फाइनेंसेज हैं सिस्टम के उसे स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट के रूप में मसंट्स के द्वारा कलेक्ट किया जा सके। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। ये हिस्ट्री की बुक है, इसमें आप पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया, जिसकी पहली ईंट मियाँ मीर ने रखी थी। उन्होंने तरनातरन एवं करतारपुर नामक नगर की भी स्थापना की। उसके बाद ये बोला गया धर्म प्रचार के लिए 2 शिष्य मनसद एवं मवेरा को नियुक्त किया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है इन्होंने खुसरो को तरन तारन में आर्थिक सहायता दी और बादशाह बनने का भी आशीर्वाद दिया। इसी कारण चित्रकार अब्दुल समद के पुत्र शेख फरीद बुखारी को जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया। गुरु पकड़े गए और जहांगीर ने उनको मृत्यु दंड दिया। अर्जुन देव की समाधि लाहौर दुर्ग के बाहर है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो गुरु अर्जुन देव है उन्होंने ही प्रयास किया था
मसंड या मसनद का। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि जो रेबल प्रिंस खुसरो हैं वो मुगलों से किस तरह संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने मसंद की स्थापना की, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने अटेम्प्ट किया यानी प्रयास किया ऑर्गेनाइज करने का फाइनेंसेस को स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट के रूप में। ठीक है, ये है मेन क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर अगर पढ़ेंगे, ये देखिए, इट इज़ अनक्लियर व्हेन द मसंद सिस्टम स्टार्टेड। इस बात की स्पष्ट पुष्टि नहीं मिलती है कि मसंद सिस्टम जो है वो किसके टाइम पे स्थापित किया गया, बट इस बात के बारे में साफ साफ कहा जा सकता है। जैसे मांझी सिस्टम, सिख मांझी के बारे में बोला गया है, रिलीजियस यूनिट जो थी। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट की बात की जा रही थी, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों ही कथन सही बनते हैं। अगले सवाल में आपको ये बताना है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुए बंगाल में, हड़ताल देखा गया कोलकाता में, और स्टार्टिंग में ये मॉडरेट्स के द्वारा शुरू किया गया था, बट इस जो मूवमेंट है उसे रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट के हाथों में ले लिया गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे तीनों ही कथन सही है। स्टार्टिंग में ये तो मॉडरेट्स यानी नरमपंथियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बट बाद में ये गरम दल के हाथों में चला गया। आइए स्वदेशी आंदोलन के बारे में और बातें समझते हैं। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के जो बंटवारे हैं उसकी घोषणा कर दी, बट उनके द्वारा ऑफिशियल रीज़न ये दिया गया कि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी होगी, बट ये बात बिल्कुल गलत थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की कोई भी बात सही नहीं देखी गई, बल्कि साफ साफ इनका उद्देश्य था कि अगर हम बंगाल, जो कि वन ऑफ द मेन सेंटर बनता जा रहा है ब्रिटिशर्स के विरोध में, तो उसे अगर बीच भागों में बांट दिया जाए, दो टुकड़ों में कर दिया जाए धर्म के आधार पर स्पेशली, तो इससे काफ़ी सारे जो आंदोलन हो रहे थे, विरोध हो रहे थे, उन्हें कुचला जा सकेगा। अब इस बात से बंगाल के लोग काफ़ी आहत हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज रैली स्टार्ट की गई, और ये भी कहा गया मॉडरेट्स और रेडिकल सभी सेक्शन ने इसका विरोध किया। और आंध्र प्रदेश में भी, इवन आंध्र प्रदेश के डेल्टाइक रीजन में भी ये मूवमेंट वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे तीनों ही बातें सही है, आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं एंशिएंट और मेडिवल से। उन सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहाँ पे इसी तरह से सोर्सेज डिस्कस की जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू वेरी मच।